हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर एंड इस लेक्चर में दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। यहाँ पे हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कवर द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास and we have to discuss from fascinating facts। तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट दे रखा है। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी, ठीक है, कि इफ इट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फैक्ट क्या है कि हमारे पास एक पिलर है, ठीक है, और ये पिलर आज का पिलर नहीं है, बहुत पुराना पिलर है। स्टिल इस पे किसी भी टाइप का जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके पूरे डायमेंशंस के बारे में हमें यहाँ पे दे रखा है, हम उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। सो द आयरन पिलर ऑफ द दिल्ली वाज मेड इन द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड मोर देन 1600 इयर्स अगो। आज से 16 साल, है ना, 1600 साल पहले का ये हमारे पास पिलर है। 8 मीटर की इसकी हाइट है एंड इसका वेट कितना है, 6000 किलोग्राम, ठीक है। इसका वेट है हमारे पास 6000 किलोग्राम। बट ये इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज क्या है कि आयरन पिलर इज दैट डिस्पाइट ऑल दीज इयर्स ऑफ फेसिंग विंड्स, रेनफॉल्स एंड इंटेंस वेदर, इट हैज बेयरली एनी रस्ट। क्योंकि देखो हमको पता है कि अगर आज हम किसी लोहे को या फिर किसी भी मेटल को बाहर रख देते हैं तो 1-2 महीने बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। बट ये 1600 साल पहले से हमारे पास है एंड ये खुले में है ना, ऐसे इसको किसी चीज से कवर करके नहीं रखा है, बट स्टिल इसमें किसी भी टाइप का जंग नहीं लगा है ना। तो ये फैसिनेटिंग फैक्ट है इसका। Now in the other word is has been made in a way that it is resist rusting, and this tell us about the skills that were developed in the metal technology in India। तो ये जो हमारे पास आयरन पिलर है ये हमको क्या बताता है कि एक तो ये रेजिस्ट करता है किस चीज को, रस्ट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को रोकना, रुकावट क्रिएट करना, है ना। तो ये जो मेटल है ये क्या करता है, रेजिस्टिविटी क्रिएट करता है ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे, ताकि रस्टिंग ना हो। ओके, नाउ अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। तो अभी हमने देखा कि एयर और वाटर का मेटल्स पे किस तरीके से इफेक्ट होता है, वो जंग लगा देता है, पहली चीज। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर एयर की प्रेजेंस में मेटल आएगा तो समटाइम इट्स बर्न, ठीक है, बहुत एक्सप्लोसिवली बर्न हो सकता है। जैसे कि हम सोडियम की बात कर ले, पोटेशियम की बात कर ले। सो व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इट विग्रसली फायर, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत तेज से आग लग जाएगी एंड द रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, हमने एक्टिविटी में क्या करना है, देखो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम की रिबन है और इस मैग्नीशियम के रिबन को हमने बर्न कर दिया। यहाँ पे हमारे पास स्पिरिट लैंप है, ठीक है, हम नॉर्मल कैंडल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पिरिट लैंप दिया गया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिरिट लैंप हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। किसी भी चीज को हम कैसे बर्न करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो कोई भी चीज बर्न नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न होता है विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे किस तरीके की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। एंड जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। ये कैसा होता है, ये पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, ये पाउडर की फॉर्म में होगा, लेकिन व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे कह रहे हैं इट इज एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट टू वेयर प्रोटेक्टिव आई, ये आई ग्लासेस। क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे तेज फ्लेम निकल रही है, ठीक। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लीन इट बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ द सैंड पेपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से क्यों क्लीन किया। हम नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर सकते थे। सो द रीजन इज कि मैग्नीशियम रिबन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम से है एंड
उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा ली है ना। और अगर हमने मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, है ना, वो क्लीन करने से पहले बर्न कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा, वो आधे में ही बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक लेयर लगी हुई है जो कि प्रिवेंट करेगा, जो कि रेजिस्ट करेगा बर्निंग को। इसी वजह से हम विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। क्लियर? Now, hold it with a pair of tong, इसको हम tong कहते हैं. Ignite the other end using a spirit lamp or a candle. तो spirit lamp या फिर candle की help से हम इस magnesium ribbon को burn कर देंगे. Okay? Now, let the magnesium ribbon burn. What do you observe? अगर मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो फिर हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? पहली ऑब्जर्वेशन वो बर्न हो जाएगा. कैसे बर्न होगा? विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO. कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास, इसको हम वॉच ग्लास कहते हैं. एंड दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शंस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस in air. So Mg plus O2 give MgO. Mg plus O2 give MgO. Now this reaction is not balanced. अभी ये reaction balanced नहीं है. अगर हमारे syllabus में balancing आती है तो we will do. अगर नहीं आता तो आप इतना भी लिख कर आओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा. ठीक? Now add a few drop of warm water in this white powder. Stir it well and check its nature. अब देखो अब क्या कह रहे हैं. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इसके अंदर हम पानी डालेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास पाउडर है उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया. अब पानी डालने के बाद चेक करो कि उसका नेचर क्या है, किस टाइप की नेचर की बात कर रहे हैं, कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. तो कैसे पता करेंगे कि एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का होगा? विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. ठीक है, लिटमस पेपर हमारे पास रेड कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है. अगर सब्सटेंस एसिडिक होगा तो इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और अगर सब्सटेंस बेसिक होगा तो इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक. नाउ रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. You can use any acidic basic indicator. तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि MgO क्या है हमारे पास. क्या है ये MgO? Mg is metal, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल. तो ऐसा समझो कि जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो वो एक बेसिक कंपाउंड बनाता है. सो दिस इज बेसिक इन नेचर. और दूसरी चीज क्या है, जैसे ही MgO को पानी के अंदर हम डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस. क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि जिसके पास भी OH होता है वो बेसिक नेचर का होता है. तो या तो आप रिएक्शन लिख के समझ जाओ कि एसिडिक सब्सटेंस है कि बेसिक सब्सटेंस है, या फिर आप ये समझोगे कि अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका नेचर बेसिक होगा, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका नेचर एसिडिक होगा. ठीक है. नाउ व्हाट इफेक्ट डज द सॉल्यूशन हैव ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. अब हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे क्या चेंजेस देखने के लिए मिले. तो देखो यहाँ पे पिक्चर पे क्लियरली विजिबल है कि ब्लू वाला ब्लू ही रहा है, नो चेंज, है ना. यहाँ पे नो चेंज है, लेकिन यहाँ पे रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया है? ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मतलब सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. यही हमें लिटमस पेपर से भी पता चला है, यही हमने ऊपर दो रिएक्शन से भी पता कर लिया. मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जहां पे OH आता है. अगेन दिस शोज कि ये जो हमारा ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का है. और विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और इन बेसिक नेचर. सो यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू, हेंस इट इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, कैसे नेचर का है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. ठीक, ये देखो वही बात बता रहे कि अगर जो मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा ना तो वो हमेशा बेसिक नेचर का ही होगा. ठीक है, चाहे कोई सा भी मेटल हो. नाउ वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द चैप्टर चेंजेस अराउंड अस. तो बाकी हम मैग्नीशियम रिबन वाली जो कहानी है अब नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में. ठीक है, जो आई थिंक नेक्स्ट ही चैप्टर है हमारा. नाउ
Do you know that sodium is a metal which is stored in the kerosene because it is vigorously with the oxygen and water. ये देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है विद ऑक्सीजन एंड विद वाटर. कौन डिसाइड करता है ये कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है? सो विद द हेल्प ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के बारे में हम बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम आर दी हाईली रिएक्टिव मेटल. इतना रिएक्टिव है कि अगर वो अभी हमने यहाँ पे इसको रख दिया ना और आसपास ऑफ कोर्स ऑक्सीजन रहेगा, एयर रहेगा, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा. ठीक है, वो ब्लास्ट हो जाएगा. तो इसी चीज को बचाने के लिए हम इसको केरोसिन में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बिकॉज केरोसिन क्या है? एक ऑयल है. एंड ऑयल क्या करता है? वाटर एंड ऑक्सीजन से बैरियर क्रिएट करता है और यहाँ पे आग ना लग जाए, यहाँ पे ये जो सोडियम है ये अपना विगरस रिएक्शन ना शो करे, इसी वजह से हम इस मेटल को केरोसिन में रखते हैं. नाउ इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन. स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोजर. ठीक है, वो मॉइस्चर से, एयर से उसको बचाता है. कैन यू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? तो उसका नेचर क्या होगा? ऑफ कोर्स इट्स नेचर इज बेसिक इन नेचर. सोडियम ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. पहला तरीका ये है जानने का. दूसरा, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दो तो बन जाएगा हमारे पास NaOH. अगेन दिस इज बेसिक इन नेचर. नाउ द थर्ड थिंग इज इसका लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करा दो. इफ ब्लू लिटमस टर्न, इफ रेड लिटमस टर्न, है ना, ब्लू तो ब्लू ही रह जाएगा, रेड लिटमस टर्न ब्लू, तो गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर. नाउ लेट अस डिस्कस सम substances that do not behave like metal. तो अब कुछ ऐसे substance के बारे में पढ़ेंगे जो metals की तरह behave नहीं करते हैं. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, है ना. substances that behave differently from metals in air and water. So let us experiment. The teacher may demonstrated this activity. Now cautions, the activity must be performed in the fume hood or the well ventilated area, यानी कि जहां पे क्या हो, एयर पास होने की जगह, है ना. Now burning sulfur produce gases which can be harmful if inhaled. तो अगर सल्फर को हम बर्न करते हैं, ठीक है, सल्फर को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है ना. एंड दीज गैसेस आर वेरी हार्मफुल. नाउ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डेफ्लेग्रेटिंग स्पून, जो एक बड़ा सा स्पून होता है जिसको हम स्पैचुला बोलते हैं, है ना. लॉन्ग हैंडेड मेटल स्पून यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट टू सेफली हीट एंड द बर्न सब्सटेंसेस. If a deflagrated spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metallic wire around it and give it a shape of as shown. तो इस तरीके से, और बेसिकली यहाँ पे देखो कैप से बनाया गया है एंड दिस इज द स्पैचुला. ठीक है, तो इस स्पैचुला की हेल्प से हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको सल्फर को जाके बर्न नहीं कर सकते, है ना, कि हमने वॉच ग्लास में रख दिया, ठीक है, या फिर हमने क्रूशिबल में रख दिया उसको और हमने बर्न कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है. अगर वहां पे आग वाग लग जाती है तो वो हमारे लिए ही खतरनाक हो जाएगा. ठीक, सो हीट इट ऑन अ फ्लेम as soon as the sulfur start burning. Introduce the deflagrating spoon into a gas jar or a glass tumbler. Cover the gas jar or a glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. फिर हमने उसको हीट किया और हीट करते ही हम उसको किस में रख देंगे? एक ग्लास जार में या फिर टेस्ट ट्यूब वगैरह में हम उसको रख के बिल्कुल उसको ढक देंगे, ताकि उसमें से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो उसी के अंदर रहे, उसके बाहर ना जाए. Remove the lid after 3 to 4 minutes and take out the deflagrating spoon. Add a small quantity of the water into the gas jar. Quickly place the lid back and shake it so that gas dissolve. फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब देखो सारी की सारी जो गैसेस है वो उस जार में रह गई है, वो उस टेस्ट ट्यूब में रह गई है. आफ्टर दैट हम उसके अंदर क्या कर देंगे? यस, उसमें हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया है एंड उसको अच्छे से हमने शेक कर दिया ताकि जितनी भी गैसेस है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए. अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस. अब हमको बताना है फिर से कि एसिडिक सब्सटेंस होगा, बेसिक सब्सटेंस होगा या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर. किसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे. चेक वेदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर टू गैस जार
इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो कैसे पता करेंगे, देखो सल्फर था हमारे पास और हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, सल्फर इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो हमारा ऑक्साइड है, तो वे नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है एसिडिक, ठीक है, तब वो यहाँ पे एसिडिक नेचर का हो जाएगा एंड इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और रेड वाला एज इट इज रह जाएगा। नाउ यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, अभी मैंने बता दिया कि कैसे नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा। ऑन बर्निंग सल्फर एयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2 which is acidic in nature. On dissolving sulfur dioxide gas in water, sulfurous acid is formed. किस टाइप का एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है। Does sulfur behave in water the same way the metal do? तो आंसर है नहीं भाई, ठीक है, एक ने बेसिक तरीके से रिएक्शन किया तो दूसरे ने एसिडिक तरीके से रिएक्शन किया है, ठीक। नाउ let us explore activity 4.8. Take some sulfur powder in a glass tumbler. तो हम एक ग्लास ले लेंगे, उसमें हमने सल्फर पाउडर डाल दिया, पानी डालेंगे, फिर हम क्या चीज नोटिस करेंगे, you may have noticed that there is no reaction when sulfur is placed in water. ठीक है, कह रहे हैं कि सल्फर पाउडर ले लो ग्लास में और उसमें हल्का सा पानी मिला दो, ठीक है, और हम क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे किसी भी टाइप का रिएक्शन हो ही नहीं रहा है when sulfur is placed in water. So substance like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals. ठीक है, देखो ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के साथ इसने कैसा रिएक्ट किया, एसिडिक इसका नेचर बन गया, बट वाटर के साथ ही कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, ये किसी टाइप का रिएक्शन यहाँ पे दिखा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्टिविटी है विद एयर एंड विद वाटर वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, वो बहुत 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 ज्यादा अलग हो जाता है। Phosphorus is stored in water as it catches fire when exposed to atmospheric air. देखो यहाँ पे कह भी रहे कि जो फॉस्फोरस होता है उसको हम पानी के अंदर ही स्टोर करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके विग्रस बन जाता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करने लग जाता है, ठीक। These substances are usually soft and dull in appearance and they are neither malleable nor ductile. तो जो malleable भी नहीं होते हैं, ductile भी नहीं होते, वो क्या है, नॉन मेटल है, and they are not sonorous, मतलब इनकी हम पतली पतली शीट्स भी नहीं बना सकते, वायर भी नहीं बना सकते, एंड ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कौन, सल्फर वगैरह। सो दे ऑल्सो कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जिन पुअर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं। सो नॉन मेटल एक्ट एज इंसुलेटर। देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक। some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. These must not be confused with the materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper. तो देखो ये जो है ना, ये भी नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल्स है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कार्बन का, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कार्बन इज नॉन मेटल बट स्टिल इट एक्ट एज अ मेटल, क्योंकि कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि डायमंड, जैसे कि ग्रेफाइट, है ना, तो डायमंड इज नॉन मेटल, ठीक है, बट इट इज द हार्डेस्ट मिनरल ऑन अर्थ, जबकि मेटल हार्ड होना चाहिए था, बट डायमंड हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं कार्बन का एक और एलोट्रॉप होता है जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, जो आपको अपनी पेंसिल में मिल जाएगा, ठीक है, वो जो ब्लैक कलर की लेड होती है दैट इज ग्रेफाइट, वो कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन इज नॉन मेटल बट स्टिल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सेप्शन के केस में आते हैं, जनरली हम इनको नॉन मेटल मानते हैं, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। नाउ और ये भी है ग्लास, वुड, रबर, पेपर, ये सारी की सारी क्या इंसुलेटर है which do not allow current to pass through it, and these materials are not classified as a metal, non-metal because they are not element. तो ये इनको तो हम क्या बोलेंगे, these are the non-metals, है ना, ये भी इंसुलेटर है, these are not non-metals, ये non-metals नहीं है, क्योंकि non-metal हम किनको बोलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली उनका एटम है, उनके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारी चीजें, बट ये मेटल नॉन मेटल किसी की कैटेगरी में आते हैं, स्टिल दे आर इंसुलेटर, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, ठीक।
Now dive deeper. Metals and non-metals are subcategories of substance called element. हाँ, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, एंड इन 118 एलिमेंट्स में से 78% हमारे पास मेटल है, एंड रेस्ट आर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. ठीक है, 78% हमारे पास मेटल प्रेजेंट होता है, एंड बाकी के बचे हुए नॉन मेटल एंड मेटलॉइड कहलाते हैं. ठीक, सो metals and non-metals are subcategory of the substance called element. An element is a substance that cannot be broken down into a simpler substances. ये बहुत पुरानी थियरी है. ठीक है, बहुत पुरानी थियरी है, 1800 समथिंग की बात है. एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डाल्टन. ठीक है, डाल्टन से पहले भी साइंटिस्ट आए थे, बट अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे. तो डाल्टन ने हमको ये बात कही कि जो एलिमेंट है वो मतलब एटम की बात कही उन्होंने कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, एलिमेंट जो होता है वो सबसे प्योर पार्टिकल है, तो उसको हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. बट जब बाद में डिस्कवरीज हुई तो हमें पता चला कि उन एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, तो वो तो उनसे और भी ज्यादा छोटे हो गए. ठीक, तो इसलिए बहुत पुरानी थियरी मानी जाती है. तो प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन, एंड दीज आर एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मेटल. सारे के सारे कुछ भी चीज हमको दिख रही है ना, वो इन एलिमेंट से ही मिलके बनी हुई है. सम आर नेचुरली अकरिंग व्हाइल अदर्स आर दी आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर. सो यूरेनियम तक हमारे पास जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो सारे के सारे नेचुरल थे, एंड आफ्टर यूरेनियम जो हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं वो कैसे हैं, वो हमारे पास मैनमेड है. ठीक है, एंड यू विल स्टडी मोर अबाउट द एलिमेंट इन हायर ग्रेड्स. तो ऑफ कोर्स ये वाला जो चैप्टर है एज इट इज आपके क्लास 10th में आएगा. आर नॉन मेटल एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? क्या नॉन मेटल हमारे एवरीडे लाइफ में एसेंशियल है? डेफिनेटली एसेंशियल है. देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नॉन मेटल इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में सबसे मेजर पार्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि हमारे 90% ऑफ द थिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही होते हैं. तो उसकी जो वायर होती है दैट इज कंडक्टर, इट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हम अगर करंट पास हो रहा होगा और हम उसको टच कर देंगे तो क्या होगा? हमको भी करंट लग जाएगा, राइट. लेकिन उसके ऊपर हमने देखा है कि इंसुलेटिंग वायर होता है. दैट इंसुलेटिंग वायर इज क्या होता है? वो नॉन मेटल होता है. ठीक है, वो रबड़ होता है ना, तो नॉन मेटल का यूज वहां पे है. ठीक है, आप देखो जो हमारे टूथब्रश होते हैं वो भी नॉन मेटल है ना. इतनी सारी चीजें जो हम स्लीपर्स पहन के जाते हैं वो नॉन मेटल तो नहीं है, बेसिकली वो इंसुलेटर है. एंड जो हमारा ब्रश है वो भी इंसुलेटर में ही आएगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? इंसुलेटर है. बाकी नॉन मेटल की बात करें, ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल, नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल. ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, नाइट्रोजन नहीं होगा तो हमारे सारे के सारे जो खाने हैं ना वो सबके सब खराब हो जाएंगे. क्यों? जैसे कि हम बात करते हैं चिप्स का पैकेट. ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में थोड़ी सी चिप्स होती है, बहुत सारे उसमें हवा भरी होती है, एंड दैट गैसेस आर नाइट्रोजन गैस. ठीक है, क्यों? अगर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होगा तो जो भी हमारा खाना है, जो भी फूड है वो सॉगी हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा. बिकॉज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव विद फूड. वो खाने को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता, इसलिए खाना बहुत लंबे टाइम तक चलता है. ठीक है, वो कैसा होता है? वो सेफ हो जाता है, वो फ्रेश ही रहता है. तो नॉन मेटल का भी यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है. You often observe many metals in your day-to-day life because of their distinct properties such as their luster, nature, heat, and इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो बेसिकली ये हमें भी मेटल के बारे में बता रही है कि मेटल की इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारी लाइफ में. मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, हाई स्ट्रेंथ होता है. हाउएवर दिस शुड नॉट बी एन इंप्रेशन इन योर माइंड दैट नॉन मेटल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉन मेटल की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया गया है कि जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं हमारी लाइफ में उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स भी होते हैं. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, देखो वही बात कही है, विच इज नॉन मेटल, एंड विदाउट इट इट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, है ना. वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का और यूज क्या हो सकता है? जैसे कि देखो, केमिकल्स बनाने में ऑक्सीजन का यूज होता है, किसी भी चीज को बर्न करने में ऑक्सीजन का यूज होता है, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन का यूज होता है. ठीक है, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे पास पानी भी नहीं होगा ना, क्योंकि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो सिर्फ हाइड्रोजन से हम पानी भी नहीं बना पाएंगे.
कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। यस, हम जो है वो किससे मिलके बने हैं? कार्बन से मिलके बने हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब कार्बन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जो डीएनए है, आरएनए है, सब में कार्बन ही तो प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन से हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। तो पूरा एक मेजर पार्ट जो है कार्बन का, ठीक है, वो पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारा, वो किस पे बेस्ड है? पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कार्बन पे ही बेस्ड है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 10 से बेसिकली उसकी शुरुआत हो जाती है। नाउ इट इज अ की कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी की सारी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, एंड इट ऑल कंसिस्ट कार्बन व्हिच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। नाउ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड द अदर केमिकल्स। तो उसी तरीके से अब तीसरा हमारे पास नॉन मेटल क्या है? नाइट्रोजन, जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है ना, यूरिया बनाने के काम आता है। एंड अभी मैंने बताया कि फूड को, खाना खराब ना हो जाए, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, सॉगी ना हो जाए, इसलिए हम नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल वहां पे करते हैं। नाउ इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल कॉमनली यूज्ड इन द वाटर प्योरिफिकेशन। तो आपने स्विमिंग पूल का केस देखा है ना, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि क्लोरीन ऐड कर देते हैं, बट ये हमारे आईज को इफेक्ट करता है, इसलिए हम ग्लासेस पहन के जाते हैं, ठीक है, और हेयर में कैप लगा के जाते हैं, ठीक। क्लोरीन क्या करते हैं? पूरे जो कंटामिनेटेड वाटर होते हैं उसको क्लीन कर देते हैं, तो इट इज ऑल्सो एसेंशियल। नाउ अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, अ नॉन मेटल, इज अप्लाइड ऑन अ वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है, बट स्टिल ये बहुत चमकदार होता है ना, ये बहुत कैसा होता है? लश्यस होता है नॉन मेटल होने के बाद भी। एंड इसके यूजेस क्या है? ये एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। नाउ साइंस एंड सोसाइटी। सो डू यू नो दैट मेनी मेटल्स हैव देयर एलॉयज। तो यहाँ पे एक और टर्म आया है एलॉय, है ना। तो देखो, एलॉय क्या होता है? जब मेटल मेटल, दो या फिर दो से ज्यादा मेटल, या फिर मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एलॉय बनता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आयरन है। अब अगर हमने आयरन का कुछ भी बनाया, ठीक है, मतलब कोई सी भी चीज बनाई जो कि हमको बाहर रखना है, तो हमें पता है कि आयरन जैसे ही एयर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट स्टार्ट कोरोड, ठीक है, उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको एलॉय बना देते हैं, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करा देते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास या तो दो मेटल की प्रॉपर्टी आ गई है, या तो एक मेटल या तो एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टील होता है वो एलॉय है, जो ब्रॉन्ज होता है वो भी क्या होता है? एलॉय ही होता है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल आर इम्पोर्टेंट फॉर डेली यूजेस, यूटेंसिल्स एंड टूल्स। तो इसी के बर्तन वगैरह भी बनते हैं। These are also important for modern technologies and essential in almost every industries. Some special metals are used in the atomic energies, जैसे कि यहाँ पे दे रखा हमारे पास जिरकोनियम। तो जिरकोनियम इज बेसिकली एन एलिमेंट, ठीक है। जिरकोनियम क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, एरोस्पेस, जैसे कि टाइटेनियम एटसेट्रा। इन इंडिया many metals, especially iron and aluminium, are recycled to minimize waste and contributed to sustainability. So basically होता क्या है? क्या होता है कि हर साल बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो खराब होते हैं, इससे करोड़ों का नुकसान होता है। क्योंकि अगर हम शिप्स की बात करें, तो शिप्स क्या होता है? हमेशा पानी में होता है, पहली चीज। और कैसे पानी में जाके होता है? वो सॉल्टी वाटर होता है, वहां पे सलाइन वाटर होता है, जिसकी वजह से मेटल्स जो है वो बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम एलॉय का इस्तेमाल करेंगे, है ना, या फिर हम किसी ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो जल्दी कोरोड नहीं हो। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है खत्म। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।